दयविಟ್ಟು मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया बेंगलुरु वालों की आवाज को? मोदी जी ने PA5 पर बैन लगा दिया। अब जरा दम के साथ बोलिए, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित कर्नाटक के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्मई जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय BS येदुरप्पा जी, डॉक्टर निर्मलानंद नाथ जी, महास्वामी आदि चुनचुनगिरी मठ, श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी सुत्तूर मठ, श्री विश्व प्रसन्ना तीर्थ स्वामी जी पेंजावर मठ, श्री सिद्धलिंग महास्वामी जी सिद्धगंगा मठ, श्री वचनानंद स्वामी जी, श्री नजाम दूत स्वामी जी, श्री मदरा चेन्नैया स्वामी जी, श्री चंद्रशेखर नाथ स्वामी जी, यहां पर उपस्थित विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, आज जो दोनों महापुरुषों का अश्वारूढ़ प्रतिमा यहां पर लगा है, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री R अशोक जी और समग्र बेंगलुरु से आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रणाम। आज बेंगलुरु विधानसभा, कर्नाटक विधानसभा के लिए एक ऐतिहासिक दिन। आज कर्नाटक विधानसभा के प्रांगण में दो ऐसी मूर्तियों का अनावरण हुआ है जिन्होंने न केवल कर्नाटक, समग्र जगत के अंदर भारत और कर्नाटक का संदेश पहुंचाने का काम किया है। एक तो जगत ज्योति बसवन्ना का पूरा मूर्ति लगाया गया है और एक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का मूर्ति लगाया गया है। ये दोनों प्रतिमाएं विधानसभा में भविष्य में जो भी विधान सदस्य चुनकर आएंगे, उनको सामाजिक न्याय, जो जगत ज्योति बसवन्ना का मुख्य संदेश था, लोकतंत्र जिसकी स्थापना जगत ज्योति बसवन्ना ने की, और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट जिसकी शुरुआत नाद प्रभु केम्पेगौड़ा ने की, इसका हमेशा के लिए संदेश ये विधानसभा से जाने वाला है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने और मुख्यमंत्री जी ने ये पुण्य कार्य के लिए मुझे आमंत्रित किया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, जगत ज्योति बसवन्ना का पूरा यहां पर जो मूर्ति लगा है, प्रतिमा लगा है, वो प्रतिमा समग्र जगत को संदेश देगा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, भारत से ही लोकतंत्र शुरू हुआ है। 12वीं शताब्दी में अनुभव मंडप के माध्यम से समाज के नीचे से नीचे तबके से लेकर समाज के उच्च से उच्च स्थान पर बैठे हुए लोगों को एक मंच प्रदान कर समाज की सशक्तिकरण के लिए चर्चा करने का साहस उस वक्त, उस जमाने में जगत ज्योति बसवन्ना के अलावे किसी के मन में नहीं था।
महिलाओं को भी उन्होंने समान स्थान दिया। अनेक समाज की माताओं ने अनुभव मंडप के अंदर अपने अपने विचार प्रकट किए और उसका सम्मान भी हुआ। बसवन्ना ने हमें दसों की अवधारणा भी सिखाई और कई सारे समाज सुधारों को उन्होंने समग्र जगत के लिए व्याख्यायित किया। आज भी वचन आदर्श जीवन कैसा हो सकता है उसको अगर समझना है तो बसवन्ना के वचनों के आधार पर ही जीना पड़ेगा। आज ये मूर्ति जो लगी है, मैं मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं कि आपने केवल विधानसभा नहीं, समग्र विश्व में जो लोकतंत्र में श्रद्धा रखते हैं वो सभी लोगों का सम्मान बसवन्ना की मूर्ति को यहां लगाकर किया है। इसका आप दोनों को बहुत बहुत मैं बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा ताकत आवाज में नहीं होती, विचार में होती है, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं उगती है। अगर ये वाक्य को ढंग से समझना है, किस प्रकार से अपने विचारों से युगों तक एक कंक्रीट काम की नींव डाल सकते हैं, इसका उदाहरण अगर कहीं ढूंढना है तो बेंगलुरु के रूप में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा को समझना पड़ेगा, तब जाकर ये उदाहरण हमारे सामने आएगा। सम्राट अच्युत राय के समर्थन से केम्पेगौड़ा जी ने बेंगलुरु की मजबूत नींव रखने का फैसला किया। बेंगलुरु को सरोवरों का शहर बनाया और बेंगलुरु के अंदर सैकड़ों झीलों का निर्माण कर पानी के महत्व को समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का काम केम्पेगौड़ा ने किया। और आज बेंगलुरु का जो वैश्विक स्वरूप हम देख रहे हैं, उसकी नींव यही महापुरुष ने रखी थी। आज कर्नाटक विधानसभा के सामने एक और जगत ज्योति बसवन्ना और एक और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति हमेशा ये विधानसभा में चेतना का निनाद जगाए रखेगी, इसकी मुझे पूरी श्रद्धा है। मित्रों, आज नम्मा बेंगलुरु हब्बा समारोह का समारोह भी हो रहा है। नम्मा बेंगलुरु हब्बा 2023 ये बेंगलुरु के अंदर कई कलाकारों को, लेखकों को, शेफ को, संगीतकार को, संस्कृति के पुजारियों को और अनेक लेखकों के लिए एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक मंच बना है। और ये जो शुरुआत हुई है, मैं तो आज कहना चाहूंगा इसको सालों सालों तक हर राज्य ने अपने यहां चालू रखना चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले श्रीमान येदुरप्पा जी और बाद में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बसवराज जी के नेतृत्व में मोदी जी ने एक टीम इंडिया के भाव से कर्नाटक के विकास में ये 4 साल में पीछे मुड़कर कुछ नहीं देखा। एफडीआई में आज कर्नाटक समग्र भारत में सबसे पहले स्थान है। सरकार 2.72 लाख का कंक्रीट निवेश जुटा पाई है। कर्नाटक को वर्ष 2022 में डीपीआईआईटी द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सरलता के लिए समग्र देश में पहला नंबर मिला है। बेंगलुरु में 1 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति के 39 स्टार्टअप है। भारत के स्पेस सेक्टर में कर्नाटक की हिस्सेदारी 25% है। आज इनोवेशन इंडेक्स में भी कर्नाटक नंबर 1 है। डिफेंस एयरक्राफ्ट देश में जो बनते हैं 100 एयरक्राफ्ट में से 75 कर्नाटक में बनते हैं। और अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने HAL के
हेलीकॉप्टर के कारखाने की नींव भी डालने का काम किया है। मित्रों, ये डबल इंजन सरकार ने ये 4 साल के अंदर कर्नाटक को बहुत आगे ले गया है। पहले येदुरप्पा जी को जो कालखंड मिला, उसमें जिस प्रकार से कोरोना का प्रबंधन हुआ, मैं येदुरप्पा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उस वक्त मैं अनेक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करता था। बेंगलुरु जैसे शहर को कोरोना से बचाना न केवल कर्नाटक, पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय था। मगर येदुरप्पा जी ने जिस कुशलता के साथ कोरोना का प्रबंधन किया, वो काबिले तारीफ है। मैं येदुरप्पा जी को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। बसवराज जी के आने के बाद येदुरप्पा जी के शुरू किए रास्ते पर ही गुड गवर्नेंस को उन्होंने आगे बढ़ाया, और आगे जो मैंने सारे अचीवमेंट पढ़े, ये दोनों महानुभावों के समय में ही मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक ने अचीव किए हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में मैं कर्नाटक की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं। गत चुनाव में आपने 104 सीटें दे दी, मगर थोड़ा आशीर्वाद कम दिया। इसके कारण 1.25 साल बिगड़ गया। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस बार कोई कमी मत छोड़ना। एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार कर्नाटक को न केवल देश, दुनिया के सभी राज्यों के अंदर बहुत आगे पहुंचाने का फैसला करेगी और पहुंचा कर रहेगी। मित्रों, जब विकास की बात होती है तब ढेर सारी चीजों को गिना सकते हैं, परंतु मैं आपको फिर से एक बार पूरे विकास के रास्ते के साथ साथ मैं आपको अभी अभी एक फैसला जो कर्नाटक सरकार ने दिया है, इसके लिए भी क्या बात करना चाहता हूं। मित्रों, इस देश के संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को, रिजर्वेशन को धर्म के आधार पर कभी नहीं किया, मगर कांग्रेस और उनकी साथ ही सरकारों ने वोट बैंक की लालच में रिजर्वेशन को धर्म के आधार पर करना चालू किया। और कर्नाटक के अंदर 4% रिजर्वेशन धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को किया था। बसवराज जी को लाख लाख बधाई है कि वो 4% रिजर्वेशन को उन्होंने समाप्त कर दिया, और समाप्त कर वो 4% रिजर्वेशन को वोकलिगा और लिंगायत की कैटेगरी में डालकर उन्होंने बहुत समय के बाद रिजर्वेशन की पॉलिसी को संविधान के अनुकूल बनाने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज बेंगलुरु में आया हूं, तब इतना ही कहना चाहता हूं कि बेंगलुरु के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं यहां आया हूं, तब इतना ही कहना चाहता हूं कि सालों से बेंगलुरु के अंदर मेट्रो का काम लड़खड़ा रहा था। आज बेंगलुरु 100 किलोमीटर मेट्रो समाप्त करने वाला शहर बनने जा रहा है, और 13,000 करोड़ रुपया बेंगलुरु के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक इश्यू कर चुके हैं। इंटरनल सबअर्बन रेलवे 14,000 करोड़ रुपया दिया, और 40 मास के अंदर इसको जमीन पर उतारने का हमने काम किया। इसके साथ साथ एयरपोर्ट का एक्सपांशन किया। इसके साथ ढेर सारे, हैदराबाद को जोड़ना हो, मैसूर को जोड़ना हो या चेन्नई को जोड़ना हो, लगभग 70,000 करोड़ रुपया, मेरी बात ध्यान से सुनना, 70,000 करोड़ रुपीस ये 3 शहरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं। मैं आज बड़ी विनम्रता के साथ कांग्रेस के नेताओं को यह भी पूछना चाहता हूं, 2009 से 14 आपकी सरकार थी, कर्नाटक ने आपके क्या दिया? टैक्स डेवल्यूशन
और ग्रांट इन एड के हेड में 2009 से 14 तक 94,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया था भाई? 94,000 करोड़ रुपीस। मोदी जी ने 2014 से 19 ये दो ही हेड में, बाकी सारी ग्रांटों में साइड पर रखता हूं, मेट्रो की, हाईवे की, कोरोना के लिए सारी ग्रांट साइड पर, ये दो ही हेड में 94,000 से बढ़ाकर 94,000 से बढ़ाकर 2,25,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। लगभग 140% की वृद्धि है। इसका जवाब कांग्रेस के मित्र जरा दे दें। ऊपरी भद्रा परियोजना, अपर कृष्णा परियोजना, कालसा बंडूरी योजना, न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, 10 लेन बेंगलुरु मैसूर रोड, 17,000 करोड़ का बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, 31,000 करोड़ का बेंगलोर हैदराबाद एक्सप्रेसवे, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, बेंगलुरु चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और 1941 करोड़ से बेंगलोर उत्तर ग्रामीण और मंड्या में नेशनल हाईवे 275 का निर्माण। मित्रों, ये सारे काम प्रधानमंत्री जी के चार्ज लेने के बाद, देश के प्रधान सेवक बनने के बाद शुरू हुए हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं विनम्रता से कांग्रेस के नेताओं को कि सोनिया मनमोहन की सरकार थी, इसका हिसाब किताब लेकर जरा बेंगलोर के चौराहे पे आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का कार्यकर्ता हमारा हिसाब लेकर आ जाएगा। मित्रों, विकास वो ही कर सकते हैं जो विकास के लिए कटिबद्ध है। करप्शन को वो ही समाप्त कर सकते हैं जिनके मन में देश का प्रेम है। देश को सुरक्षित वो ही कर सकते हैं जिनके मन में देश को सुरक्षित करने की ललक है, धगस है। पूरे देश के अंदर, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर पाकिस्तान से आने वाले हमले हो, सबको नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ समाप्त कर आंतरिक और बाह्य सुरक्षाओं को सुरक्षित किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को समृद्धि के मार्ग पर ले जाने का काम किया है। मनमोहन सिंह जी 11वें नंबर का अर्थतंत्र दुनिया में हमारा छोड़ कर गए थे। मोदी जी ने 9 ही साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का सफलता प्राप्त कर दी। और मैं आपको बताता हूं 2025 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ हम दुनिया के अंदर आगे होंगे और 2027 आते आते दुनिया में 3रे नंबर का अर्थतंत्र हम बनेंगे। ऐसी ढेर सारी एजेंसियों ने आकलन करा है। ये विकास का रास्ता अगर प्रशस्त करना है, आगे बढ़ाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक के जनता के आशीर्वाद चाहिए, बेंगलुरु की जनता के आशीर्वाद चाहिए। मैं आज बेंगलुरु की जनता को कहकर जाता हूं, आपको विनती करने में आया हूं, बेंगलुरु में एक भी सीट ऐसी न हो जहां कमल न खिला हो। ऐसे परिणाम आप लाकर मोदी जी को दीजिए। बेंगलुरु को हम वैश्विक सिटी बनाएंगे। कर्नाटक को आगे बढ़ाने के लिए झगड़ा करने वाली पार्टियां नहीं चाहिए। कौन मुख्यमंत्री बनेगा यही कहकर एक दूसरे के कुर्ते खींचने वाले लोग नहीं चाहिए। एक डिसिप्लिन देशभक्तों की टोली भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में काम करती है, उसको आप आशीर्वाद दीजिए। इतनी ही मैं विनती करने के लिए आपको यहां आया हूं। आज ये दोनों महानुभावों का जो अश्वारूढ़ प्रतिमा यहां लगा है, ये युगों तक कर्नाटक की असेंबली को, दोनों महापुरुषों के संदेश को याद दिलाता रहेगा और इसी रास्ते पर ये असेंबली हमेशा चलेगी, ये विधानसभा हमेशा चलेगी, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे और मंच पर बैठे हुए सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು। ಈಗ
ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.